चिक्कड़, जी। पहले तो इस लफ्ज़ के ऊपर आ जाइए। असल में जब नाम रखने की बारी आई थी ना, तो हमने काफ़ी सारे मैं और टीम हम सारे लोग बैठे, हमने डिस्कशन की, क्योंकि ये एक पंजाब के एक टाउन पे हमने स्टोरी बनाई हुई थी, तो इसका सारा बैकग्राउंड चीज़ें वहाँ की हैं, तो और ओवरऑल सिस्टम के ऊपर बनी हुई है। एंड ये ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट गलत है या वो गलत है या इसकी वजह से ऐसा हो रहा है या इसकी, दिस इज़ ओवरऑल सिस्टम जिसमें हर आदमी इन्वॉल्व होता है, हर एक की पार्टिसिपेशन होती है, एक आम आदमी से लेके, ठीक है, चाहे वो किसी भी जगह से हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, एक कांस्टेबल हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, मीडिया हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी लोग हैं ना, जो हमारी पूरी सोसाइटी है, ये उसके ऊपर थी, उसके रवैयों के ऊपर थी। इसीलिए आप फिल्म देखेंगे भी तो आपको, मैं उसमें कोई जजमेंट्स नहीं पास करने की मैंने कोशिश नहीं की है, ना मैंने कुछ बहुत स्टेरियोटाइप करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगा कि उसमें जो जैसा हो रहा है उसको उसी तरह से फिक्शनाइज किया जाए और दिखाया जाए, और उसमें अच्छे बुरे चीज़ें, जो चीज़ें हैं उनको वैसा का वैसा ही रखा जाए। जितनी हिपोक्रेसी है सोसाइटी में, आम आदमी के अंदर भी, उसको भी दिखाया जाए, मीडिया में उसको भी दिखाया जाए। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी के टारगेटेड, किसी के अगेंस्ट काम हो रहा है। आपको अच्छे बुरे सब तरह की चीज़ नज़र आ रही होगी। इसीलिए लोगों का ज़्यादा फीडबैक ये था कि यार बहुत रियल लगती है, हमें लगता है थोड़ी देर बाद कि हम इस फिल्म के साथ चल रहा है, हमारे ये आसपास हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि उसको मैंने कुछ ख़ास एजेंडा देने की उस तरह कोशिश नहीं की। तो वो डॉक्यू ड्रामा टाइप होता है ना, कि वो फिक्शनाइज भी रहे, वो रियल भी रहे, रिलेटेबल भी रहे। तो उसमें मुझे वर्ड ये अच्छा लगा, चिकड़, पंजाबी में कीचड़ को कहते हैं, जी। ठीक है। तो वो कीचड़ भी हो सकता था, लेकिन कीचड़ के अंदर वो ज़रा एक, जिस तरह कंटेंट ज़रा सा ऑफ है, ज़रा सा डिफरेंट है, एक एजीनेस, एक तरह से कोई ऐसी चीज़ जो आपकी अटेंशन ले, तो मुझे ऐसा लगा। लोगों ने कहा भी पंजाबी का वर्ड है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बहुत सारे नाम ऐसे देखते हैं बाहर भी, इंडिया में भी, कि जो आपको नहीं समझ में आते, बहुत शुद्ध हिंदी होती है, देख रहे होते हैं। चिक्कड़ फिर भी लोगों को जब मैंने टेस्ट किया तो समझ आ गया था, लोगों ने चिक्कड़ छोले सुना हुआ था, चीज़ें सुनी हुई थी, तो वो उनको समझ आ जाता है। और बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मुझे ये बेहतर लगा। दूसरी ये कि लफ्ज़ों का अपना एक जायका होता है। बिल्कुल। चिक्कड़ में जो जायका है वो कीचड़ से ज़्यादा इन्हेंस्ड जायका है। कीचड़ में तमीज़ आ जाती है ज़रा सी ना, ज़्यादा, ठीक है। और चिक्कड़ जो है वो एक उसमें वो जो चिक्कड़पन है ना, हाँ, वो कीचड़पन में नहीं कीचड़पन में नहीं। है। तो एक ये कि कहानी को और ख़बर को ना, जो हम बहुत रियलिस्टिक हो जाते हैं, आपने अभी नाम कहा डॉक्यू ड्रामा या डॉक्यू फिक्शन, तो कहानी में और ख़बर के जो फ़र्क है उसको कैसे बरकरार रखा जाए जब हम एक बहुत रियलिस्टिक कहानी सुना रहे हैं। देखिए, रियलिस्टिक कहानी होना तो एक बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको, आप उसे महसूस ज़्यादा करते हैं, रिलेटेबल होती है, और आप अपने हालात अगर देख के चल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये सब कुछ आपके पास हो रहा है। जितनी गहरी बातें होती हैं ना, वो बहुत सामने की होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं। सिर्फ आपको कोई चाहिए होता है कि जो वो दिखा दे आपको। बिल्कुल। तो हाँ, दूसरा है क्राफ्ट कहानी सुनाने का, कि आप कहानी को लेकर कैसे चल रहे हैं, और आप कहानी को जो है वो, आपके किरदार कैसे आ रहे हैं, वो कैसे हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं, वो डाइवर्सिटी और वो इंडिविजुअलिटी, वो इनफरादियत उनके अंदर है या नहीं, ठीक है, और वो बात कैसे कर रहे हैं, ये एक पूरा अलग क्राफ्ट है। तो बिल्कुल। अगर आप इस क्राफ्ट को, इस हुनर को, और उस रियलिटी को, और उन इंसाइट्स को एक अच्छे तरीके से जोड़ दें, एक अच्छी निटिंग कर दें, और उसमें बाकी
इंग्रेडिएंट्स लवाज़िमात भी आपके पास पूरे हों कि सपोर्ट के लिए आपके पास म्यूज़िक, लिरिक्स, अच्छी एक्टिंग, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आपके पास हों, क्योंकि फ़िल्म में सारे आर्ट अपनी जगह नज़र आ रहे होते हैं। डिज़ाइन से लेके आपके पास कैमरा वर्क से लेके आपके कॉस्ट्यूम्स, आप हर चीज़ अगर एक उसमें आ रही है ना, एक सिमेट्री में आ रही है, आपके पास एक यूनिफॉर्मिटी है, एक का कि सबकी ज़बान एक है, तो वो उसका असर, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप जाके कभी सोचिएगा कि जो जो चीज़ आपको बहुत ज़ोर से आके लगती है ना, बहुत ज़ोर से हिट करती है, उसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, दूसरे को उठाते हुए, एम्पलीफाई करते हुए मिलेंगे। उसमें चाहे वो किरदार हो, उसकी अदाकारी हो, वो मुकालमे हो, वो स्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ हो, जो बात वो कर रहा है उसकी इंटेलिजेंस हो, बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक और लिरिक्स है वो हो। तो आपने मूवी में एक सीन देखा होगा जिसमें उस्मान मुख्तार होता है, एक इंटेरोगेशन का सीन है जो मैंने 10 मिनट का शूट किया है 2 कट्स में सिर्फ, और उसमें वो उठता है और वो जाता है अपने कमरे में। उसको मैं हर दफ़ा जब भी ऑडियंस के साथ देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि कितनी इंगेजमेंट है, लोग इसमें बोर होता है, इसमें इधर उधर देखता है, इसमें उनका वो इन्हमाक जो है वो टूटता है या नहीं। और हर दफ़ा मुझे यही नज़र आता है कि कोई उसमें से हिलता नहीं है, क्योंकि उसमें हर चीज़ बहुत अच्छी जुड़ी हुई है। जब वो उसमें उसकी परफॉर्मेंस, उसका एंड में क्लाइमैक्स, उस वक्त उठना, उस वक्त म्यूज़िक की जो एक पूरी फील है वो, और उसमें जो लिरिक्स हैं वो हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये एक अलग पूरा आर्ट है, और ये करना मुश्किल काम है, मतलब इस पे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और हर अच्छी चीज़ पे आपको मेहनत करनी पड़ती आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इतने काबिल म्यूजिशंस, काबिल मिक्सिंग करने वाले और डीपीज मौजूद हैं जो कलर फिलॉसफी भी समझते हों, और जो ये सारे काम हम कर सकते हैं? है। देखिए, आपके पास जो टेक्निकल साइड पे लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। बात सारी ये है कि उसमें अभी वो ट्यून नहीं हुए हुए, क्योंकि आपके पास जब ऐसी चीज़ें बनती रहेंगी, जैसे आपके पास कमर्शियल्स में काम करने वाले बहुत अच्छे डीओपीज़ हैं, लाइट्स के लिए बहुत अच्छे लोग हैं आपके पास टेक्निकली साउंड के बहुत अच्छे लोग हैं। जब तक आप ऐसी चीज़ें तवातुर के साथ बनाएंगे नहीं, उस वक्त तक वो ट्रेंड नहीं होंगे। ठीक है, अभी होता यह है कि जब आप रियलिज़म में जाते हैं तो मुझे खुद बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना, क्योंकि बहुत सारे लोग उस तरह की स्टोरी टेलिंग पे ट्यून नहीं है। जो कमर्शियल में काम कर रहे हैं वो एक बड़े कमर्शियल स्टाइल में, वो बहुत ग्लॉस के साथ आते हैं, इवन वो कोशिश करते हैं चीज़ों को खूबसूरत दिखाएं। अब आर्ट है, वो आर्ट कोशिश करता है कि चीज़ें खूबसूरत लगें, हालांकि चीज़ों ने खूबसूरत नहीं लगना। क्या वो कहानी को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं? अगर वो अपनी जगह से ऑफ लगेंगी या उससे ज़्यादा लगेंगी तो भी वो बुरी हैं, उससे कम लगेंगी तो भी बुरी हैं। उनको उस लाइन पे रखना बहुत मुश्किल काम होता है। एक्टर्स के साथ भी है, अगर आप ड्रामा पे ट्यून हुए हुए हैं तो आप ओवर कर रहे होंगे। ठीक है, आपको अपनी लाइन पे लोगों को लाना होता है, लेकिन इतनी सलाहियत है, इतनी जो है वो कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस है कि वो काम कर सकते हैं। मतलब मैं अपनी फिल्म में बताऊं, शुरू में मेरे पास जो पुलिस के लोग हैं वो सारे ज़्यादातर स्टेज के हैं। स्टेज लाउड हुआ है आपके पास, ठीक है। तो मुझे शुरू में उनको कुछ दिन सिर्फ ये समझाने में लगे कि आपने ये नहीं करना, आपने शक्लें नहीं बनानी, आपने बॉडी लैंग्वेज ऐसे नहीं करनी, आपने यूं यूं झटके नहीं लेना है, ये सब नहीं करना। तो उनको ये समझ आ गया ये नहीं करना। उसके बाद उनका सवाल था फिर करना क्या है। लेकिन अगर ये बड़ी आसानी है कि किसी को ये बता दिया कि ये नहीं हाँ, करना, ये नहीं करने का मतलब इसके अलावा जो कुछ करना है वो करो। नहीं तो उसके बाद उनको ये नहीं समझ आता कि अच्छा ये नहीं करना तो फिर हम करें क्या, क्योंकि हमसे इसके अलावा कभी कोई डिमांड नहीं की गई। ठीक है, हमसे तो कहा जाता है कि यार यही चीज़ आपने करनी है, ये ऑडियंस देखती है, तो अगर ये नहीं करनी तो कॉमेडी कैसे होगी।
वो वाली कॉमेडी सिचुएशनल और डार्क ह्यूमर और ये सारी चीज़ें करना, इतना रियलिस्टिक रहना एक अलग काम है। क्योंकि देखिए अगर आप मूवी भी देखेंगे, और ये एक बड़ा डिसीजन था कि आप इतनी सीरियस मूवी के अंदर इतनी बीच में ह्यूमर रख दें। क्योंकि मुझे सरमद साहब ने कहा, सरमद साहबाई साहब बहुत कमाल आदमी है, उन्होंने कहा कि ये तुमने किया तो, लेकिन इससे होता ये है कि लोग हर सीन में ह्यूमर एक्सपेक्ट करते हैं। उनकी ये होती है कि सीरियस सीन में भी वो चाहते हैं कि कोई ह्यूमर आ रहा हो, लेकिन उसमें हमारी बचत ऐसे हुई है कि एक डिविजनिंग, एक लाइन बीच में आ गई और एक सेपरेशन, दोनों चीज़ों को जो फ़र्क किया ना, कि जहाँ सीरियस सीन आता है ना वहाँ पे एक म्यूज़िक आपके पास, जितना जहाँ जहाँ सीन्स में ह्यूमर है वहाँ म्यूज़िक नहीं है। जैसे ही जब आपका सीरियस सीन आता है ना, तो वो एक नोट भी ऑडियंस को सिग्नल दे देता है कि यहाँ हंसने वाली बात नहीं है, तो वो एक ऑटो ट्यून हो जाता है। तो वो फिर बात जो है ना वो ऐसे चल रही होती है। दूसरी चीज़ ये है कि वो ह्यूमर जो है ना वो स्लैपस्टिक ह्यूमर नहीं है, वो लोग आपको हंसा नहीं रहे, वो उनकी लाइफ है, वो ऐसा है, तो वो आपको हंसाने के लिए वो नहीं कर रहे हैं। आपको हंसी आ रही है वो एक अलग बात है, क्योंकि आप उनकी लाइफ को फ़र्क तरीके से देखते हैं। बस अच्छा सर, यहाँ एक और अहम बात कि सॉरी मैं आपके नहीं ये बहुत अहम नुक्ता है। यहाँ पर अदाकारों से चलने का भी कहा जाए तो वो चलने की अदाकारी शुरू कर देते हैं। हाँ, भाई आप चलते हैं, आप बैठे तो बैठने की अदाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुस्तकिल वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि कॉमेडी नेचुरल एक चीज़ है, हम अपने रोज़मर्रा कामों में बात करते हुए हमारा ह्यूमर आता है, हम हंसते हैं, वो बड़ी सीधी साफ सी बातें होती हैं और वो नेचुरल है। इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है हमारी इंडस्ट्री में? वो इसलिए नहीं है कि ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं। मैंने कैनवुड की एक सीरीज़ की थी नवाजुद्दीन और आयशा के साथ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आयशा खान के साथ, और दैट वाज वेरी लाइक सिचुएशनल ह्यूमर, और बेसिक सी चीज़ें थी उसमें, कोई स्लैपस्टिक नहीं था, कुछ भी नहीं था। इवन नवाज़ को बहुत मज़ा आया, हमने वो 2 साल किया, और उसने भी मुझे यही कॉम्प्लीमेंट दिया कि यार हमारी तरफ भी ये वाला ह्यूमर नहीं लिखा जाता, हम इस पे काम करते हैं। वो फिर हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए, हम मेरे और नवाज़ के नहीं, वो जो हाँ। मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हो गए ना, हम कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे थे, तो वो ये वाली चीज़ हमारे पास होती नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए किसी को शक्लें बनाकर हंसाना बहुत आसान काम है, या किसी को मार के कोई ट्रेजेडी क्रिएट करना, या कोई बहुत वायलेंस दिखा के किसी को इंगेज करना बहुत आसान काम है। ठीक है, लेकिन बग़ैर शक्ल बनाए किसी को हंसाना मुश्किल काम है। ठीक है, किसी को कोई चीज़ फील कराना विदाउट एनी एक्स्ट्रा सपोर्ट और इंस्ट्रूमेंट्स बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आप, और ये काम करने के लिए आपको थोड़ी गहराई है, डेप्थ है, आपको वो बातें ढूंढनी है, और वो रियल लाइफ में। तो आपके सामने आपकी सोसाइटी में इतना तज़ाद है, इतनी डाइवर्सिटी है, और इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और मतलब कि आपको उसमें अगर आपकी नज़र है देखने वाली, तो आपको बहुत ह्यूमर नज़र आएगा। आप देखें उसको, आप उसको देख नहीं रहे अभी, और वो बहुत आसान है देखना। मतलब आप उसको देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब अभी आप किंग टॉक्स का ऐड है ना, मतलब क्या ग्लैमर है उसके अंदर, उसके अंदर कितनी शक्लें बना रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, 2 आदमी बात कर रहे हैं सिर्फ, आप हंसते हैं उस पर, आप इंजॉय करते हैं। कैनवुड की मैं आपको सीरीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, कोई ऐसी स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, तो लोग उस पर ट्यून नहीं है, क्योंकि ऐसा काम होता नहीं है ज़्यादा। देखिए वो जो है ना, वो ऐसे देखने वाला या चलने वाला, वो सिनेमा स्टाइल हमारा बन गया था क्योंकि हमने इस तरह का सिनेमा क्रिएट किया, और वो सिनेमा होता है, उसको निगेट ना करें, मतलब जिसमें आपका एंट्री होती है, हीरो आता होता है, लोग ऐसे देखते हैं। बात सारी है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। अब मैं जिस जॉनरा में काम कर रहा था, वो ड्रामा और थ्रिल और रियलिज़म उसमें इतना है कि उसमें गुंजाइश नहीं है किसी चीज़ के ओवर होने की, इवन अंडर होने की भी। आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं, इस मूवी में मैंने कुछ कास्टिंग में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टैंड आउट करता है कैरेक्टर जमाल भट्टी, कॉमिक रिलीफ भी था, और
उस पे मुझे उस पे जो लोगों ने रिव्यूज़ लिखे उसमें उसको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। मैं लोगों से पूछता हूँ, वो सबसे पहले उसका नाम लेते हैं। वो आदमी एक्टर नहीं है, ठीक है, वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, मेरे साथ बहुत अरसे से काम कर रहा है। मैंने उसके कैरेक्टर के ऊपर स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत ठीक है। तो वो पूरी मूवी में 2 लोग 3 लोग ऐसे हैं कि जिनको अपना ही कैरेक्टर प्ले करना था। अक्सर एक्टर होता है, आप मेथड एक्टिंग करते हैं, जाके आप देखते हैं कि हाँ आपको कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज लेना है, कैसे देखना है, क्या करना है, कैसे बोलना है। जब आपको ये काम सीखना ही नहीं है और आपने वही कैरेक्टर प्ले करना है जो आप डेली लाइफ में करते हैं, और आपको स्क्रिप्ट भी वही मिल रहा है कि जैसे आप बोलते हैं, तो उस लाइन पे आप रहते हैं। वरना एक्टर भी प्ले करता है तो वो कहीं ओवर अंडर जा सकता है। तो हाँ, उसका अच्छी चीज़ ये थी कि वो एक्ट कर सकता था, उसके अंदर वो कैमरा कॉन्फिडेंस था और वो उसकी पर्सनैलिटी वैसी है, तो ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मतलब बहुत मज़े का है। तो वो स्टैंड आउट इसलिए किया है। और भी 1-2 मेरे पास एक्टर्स ऐसे हैं कि जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं, और ये काम नया भी नहीं है, ये पहले भी लोग करते रहे। सत्यजीत रे भी इसी तरह काम करते थे कि उनको रियल लाइफ में कोई कैरेक्टर समझ आ गया और उनको लगा कि हाँ ये इस पे आ रहा है, वो उसको एक्ट करवाए थे। इसलिए वो चीज़ें रिलेटेबल ज़्यादा होती हैं, कनेक्ट ज़्यादा करती हैं, क्योंकि आपको वो सुपर रियल लग रहा होता है। अच्छे सर। चिक्कर में ये किसी भी फिल्म में आप क्या समझते हैं इसकी फिल्म की कामयाबी के लिए अदाकार बहुत ज़रूरी है या स्टार बहुत ज़रूरी? तो यार देखे, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सा सवाल है। जैसे मैं अपनी मूवी का कहूँ जो अभी मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, जो फर्स्ट रिलीज़ हुई थी, दैट वाज नॉट अ कमर्शियल सक्सेस, ठीक है। और उसके बहुत सारे मार्केटिंग, मैंने जिस मार्केट को और जिन स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना था और यूथ को कनेक्ट करना था, वो नहीं किया, ठीक है। और आपके पास कल्चर नहीं है सिनेमा का, लोग जा नहीं रहे मूवी सीरीज, मतलब आपके पास इस जॉनर की मूवीज़ की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है कि इस वक्त जो है ना, आप अगर देखेंगे तो आपके पास सक्सेस का कोई, पहले तो ये सक्सेस आप कैसे, अगर आप कमर्शियल सक्सेस की बात कर रहे हैं, कमर्शियल सक्सेस का भी किसी मूवी का कोई फार्मूला नहीं है। आपने देखा होगा बहुत स्टार्स के साथ बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ आई हैं, फ्लॉप हो जाती हैं। एक ही इंडियन सिनेमा में 2 हॉलीवुड की अडेप्टेशन बनती है, ठीक है। एक का नाम है शोले, एक का नाम है ठग ऑफ हिंदुस्तान। एक वेस्टर्न मूवीज़ मैग्निफिसेंट 7 और वो जो थी गुड बैड अगली, और इस एक 2-4 और उस वक्त की जितनी मूवीज़ थी, वो उसका एक तरह से एडेप्टेशन थी उस स्टाइल की इंडियन सिनेमा के लिए, ठीक है। बट दैट वाज लोकलाइज्ड वेरी वेल। इसको स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे डेवलप किए, लोकल उसके साथ कनेक्टेड थी, एलियन नहीं थी उन लोगों के लिए। ठग ऑफ हिंदुस्तान बनती है, पायरेट्स का कोई ताल्लुक नहीं रहा ना यहाँ पे, ठीक है। मतलब नहीं कनेक्ट कर पाते पूरे। इससे ज़्यादा स्टार्स कहाँ होंगे कि आपके पास अमिताभ बच्चन भी है और आमिर खान भी है, फिर भी फ्लॉप है। लेकिन हमारे यहाँ कज़ाकों का तस्वीर तो था। कज़ाकों का है, लेकिन उससे अब आपकी जनरेशन, आपके लोग रिलेट नहीं कर सकते। इस तरह ठग्स किसी ज़माने में हिंदुस्तान में उनकी पूरी स्टोरी है, मतलब उस पर मैं आपको एक बुक दूंगा, वो बहुत आला है। लेकिन कज़ाकों के साथ कभी हमारे पास वो आपके आज के कल्चर का इस टाइमलाइन में रेलेवेंट नहीं है। या शायद लोर का भी हिस्सा नहीं बने वो। हाँ, फोकलोर का भी शायद हिस्सा। वो उसका भी हिस्सा नहीं बने। तो वो आप, और दूसरा बात फिर क्राफ्ट की आ जाती है, कहानी सुनाना, चीज़ें करना, वो भी पूरी नहीं होती। तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छी कहानी है तो मुझे लगता है कि वो सक्सेस के लिए पहली चीज़ है, और लोग वो देखना चाहते हैं और वो पुल कर लेती है। दूसरा ये है कि अगर उस कहानी में आप अच्छे एक्टर्स और स्टार्स फिट हो जाते हैं आगे, तो वो उसको डबल कर देती है। स्टार्स की अपनी वैल्यू होती है, अपनी पावर, अपना पुल होता है, तो वो उसको, और ये मेरा अपना ओपिनियन है कि वो उसको, और जिस तरह अभी कैनवुड के एड्स में नवाजुद्दीन की जगह अगर कोई और होता तो उसका ये इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एक्टर है, ठीक है, और स्टार भी है, ठीक है। वो एक्टर अच्छा है, एक्टर अच्छा है, वो उस कैरेक्टर में वो फिट हुआ, ठीक है। वो कंट्रास्ट बड़ा खूबसूरत है। हाँ, वो एड्स बहुत अच्छे होते हैं,
कोई और कर रहा होता वो एड्स फिर भी अच्छे होते, लोग देखते, तारीफ़ करते, लेकिन आपने उसकी वैल्यू को और उसके इम्पैक्ट को और पावर को बहुत बढ़ा दिया। तो ये एक अच्छे एक्टर की वैल्यू एडिशन होती है, ठीक है। तो बात सारी ये है कि कहानी जो है ना, मतलब मैं आजकल मेरा जो फेवरेट शो है ना इंडियन, उसमें प्राइम पे एक पंचायत, सर इतना बेखौफ होके किसी ने बनाया है, इतनी अच्छी कहानी है, कहानी सुनाने का है, कोई सपोर्टिंग एड नहीं है उसने। जो जो चीज़ें चल रही हैं कि आपने कहा कि यार वायलेंस और गालियां दे रहे हैं और ये कर रहे हैं और ग्लैमर, कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन आप उसको देखते हैं, आप उसको बार बार देखते हैं, आपको वो लोग याद रहते हैं, वो बातें याद रहती हैं, कमाल ह्यूमर है। तो कहानी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये चीज़ देखना कि हाँ कमर्शियली वायबल क्या कहानी है, मतलब अगर मैं इस वक्त चिक्कर जैसी सीरियस चीज़ बनाता हूँ तो वो बनाऊँ, या मैं ह्यूमर बनाऊँ सिनेमा के लिए, ठीक है। तो वो एक अलग एक चीज़ है कि आपने क्या डिसाइड क्या करना है, ठीक है। लेकिन कहानी की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। हाँ, उसमें अगर कॉम्प्लीमेंट कर देता है कोई स्टार आके या कोई बड़ा एक्टर आके, ठीक है, या स्टार कम एक्टर, दोनों चीज़ें एक जगह भी आपको मिल जाती हैं, तो और वो उसको उठा देता है, तो वो फिर किसी और जगह चली जाती है, वो ज़्यादा कमर्शियली वायबल हो जाती है। तो हमें थोड़ा बेहतर सिनेमा, अच्छा सिनेमा, इंटरटेनिंग सिनेमा, एक अच्छा बात कहने वाला सिनेमा, उसकी ज़रूरत है। तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी। कहानी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा सर, वो जो एक थ्योरी है जो कहा जाता है कैरेक्टर इज़ द प्लॉट, किरदार ही कहानी है, आप इतना इस पे यकीन? सर देखें, हर चीज़ कोई भी बात एब्सोल्यूट नहीं है, बात समझ रहे हैं, देखिए कोई चीज़ जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये मेरे ख्याल में एक बात शोले से भी निकल कर आई थी इंडियन सिनेमा में, क्योंकि वहाँ किरदार कहानी से बड़े, मतलब कहानी थी, कहानी बेसिक सी थी, रिवेंज वाली कहानी है, एक लोग हैं, इन्होंने इंतकाम लेना है, इन्होंने जाना है, उन्होंने मारना है, लेकिन किरदार बहुत बड़े हो गए, मतलब लोगों को उसके सारे किरदार याद हैं। गब्बर सिंह बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। वो उसके बाद काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि किरदारों के साथ काम किया जाए, आप एक किरदार बना दें और उससे कहानी निकल आए। देखें ये सबका अपना अपना प्रोसेस है। रंगीला अपनी तकरीबन सारी फिल्मों में एक ही किरदार में रहते रहे। भाई लोग जो आपने आप बात सारी है ना, आप क्या बनाना चाहते हैं। आपने अगर वैसी ही चीज़ बनानी है जैसी पहले बन चुकी है और वही किरदार दिखाना है और वही इंटरटेनमेंट देनी है, तो आप वो बना दें, जब तक वो लोग देख रहे हैं उसके अंदर जूस है, वो चलता रहेगा। लेकिन जो असल जो करने की जो कैरेक्टर इज़ द प्लॉट का जो जो मैं जिस नुक्ते पे आया, जो वो मैं असल में यहाँ तो कैरेक्टर से ज़्यादा वो पर्सोना हो जाता है कि अगर सुल्तान राही ये किरदार से ज़्यादा एक पर्सोना कैरी, स्टारडम है। स्टारडम कैरी कर रहे थे, और वो चला, वो सक्सेसफुल रहा। कैरेक्टर जैसे कि आप जिस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं जो मौजूद हूँ, हम अपने अपने किरदार तक पहुँचने के लिए इस वक्त मौजूदा किरदार में एक पूरी कहानी पीछे गुजार के आए हैं, जिसने हमें ऐसा बना दिया है कि हमारे हमारे जो फैसले हैं वो दूसरों से अलग हो सकते हैं। तो जब लिखने का प्रोसेस होता है बहुत सारे, क्योंकि कहानी तो एक बहुत बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो आपका कहानी लिखने का प्रोसेस क्या है? कि आप एक किरदार को डिज़ाइन करके उसे किसी सिचुएशन में छोड़ देते हैं और वो अपना रास्ता खुद बनाकर किसी कोई कहानी का एलिमेंट क्रिएट करता है, या फिर आप बहुत कंट्रोल करते हैं हर चीज़ को और प्लॉट आपके नज़दीक पहला होता है और किरदार सेकेंडरी होता है? अगर ये ना सबका अपना अपना अलग प्रोसेस होता है। मेरा अक्सर प्रोसेस जो है ना वो बड़ा फ़र्क होता है। किसी जगह आप एक कोर आइडिया पे काम करते हैं और फिर उससे चीज़ें निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आजकल मैं जैसे स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे एक बेसिक उसका प्लॉट मैंने वहाँ से शुरू किया था और फिर उस पे मैंने कैरेक्टर्स, फिर आप कैरेक्टर्स बनाते हैं, जब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनता है तो उससे उसकी डिटेल बनना शुरू होती है, ठीक है। फिर आप उसको स्टोरी को और रिफ़ाइन करते जाते हैं, चीज़ें ऐड करते जाते हैं, उसमें देखते हैं कि आपकी वीक लिंक्स तो नहीं है, कई ऐसी चीज़ें तो नहीं है, फिर आप उसको डेवलप करते जाते हैं। कई दफ़ा एक सीन से
आप बात शुरू करते हैं, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैंने चिकड़ में ऐसा भी किया है। अच्छा। हाँ, एक्चुअली मेरे पास एक सीन पहले मैंने सोचा और फिर मैंने उस पे कहा कि अच्छा फिर इनकी बैक स्टोरीज़ क्या होगी, ये कौन आदमी है, ये यहाँ कहाँ से आया है, ये कैसे हुआ है। फिर मैंने उससे बनाना शुरू किया। और दूसरी चीज़ मेरे माइंड में थी कि आपके सोशल इवेंट्स हैं जो आप हम रोज़ाना देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में वो सारी सिचुएशंस होती हैं। जैसे आपको जैनब मर्डर केस याद होगा, एक बड़ा 2018 जनवरी या उससे थोड़ा पहले की बात है। और दैट वाज द केस कि जिसको काफ़ी, और मुझे उस वक्त ऐसा लगा था कि हाँ ये चीज़ जो है ना ये गलत हो रही है, एज सोसाइटी हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकली थोड़े अवेयर आदमी हैं और आप देखते हैं कि इस वक्त किसको डाउन किया जा रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट को डीफेम होना है, एक उस केस पे पूरी लोगों ने यूनानिमसली, और वो सारे लोग, मतलब कि जो जो उस वक्त पावर में थे, आपके चीफ जस्टिस, आपके आर्मी चीफ, आपके अपोजिशन लीडर इवन खान साहब, आपके लीड एक्टर्स, इन सब की उनकी देखा देखी नीचे लोगों ने सब ने उसको कंडेम करना शुरू किया। और बीच बीच में आपको आवाज़ें भी आए कि गवर्नेंस अच्छी नहीं हो रही और पंजाब में यूँ हो रहा है और ये हो रहा है। उस एक बच्ची के मर्डर को हमने बहुत पॉलिटिसाइज़ किया। उसके बाद 25 वैसे केसेस हो चुके हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्या वो केसेस उससे फ़र्क थे? उस केस में ऐसी क्या चीज़ थी कि सबकी स्टेटमेंट्स आ रही थी? जिन लोगों ने उस वक्त स्टेटमेंट दी, क्या उनके अंदर वो जज्बा हमदर्दी ख़त्म हो गया उसके बाद, या उसके रीज़न्स कुछ और थे? तो ये जो वल्चरपन है ना, गिद्धपन, कि आप एक बच्ची के मर्डर को, किडनैप को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं आप जाएं, करें, उसके लिए काम करें, आप लॉ एंड ऑर्डर करें, बेहतर करें, क्योंकि आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। तो शेयर करूँगा, मैंने उस पर एक कहानी लिखी थी दूसरी जैनब के नाम से, कि उसी उम्र की एक दूसरी बच्ची जिसने वो खबर देखी टीवी पर, उस खबर में वो उलझी हुई है, और मैं आपसे शेयर करूँगा। कहने का मकसद ये है कि उसके बाद वैसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, आपके पास क्यों नहीं रिएक्शन आ रहा? उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर सारे लोग इतने खुदा तरस हैं और सबको इतनी हमदर्दी जो होनी चाहिए, और आवाज़ उठाए ना, अब क्यों ज़रूरत नहीं है? तो बात सारी ये है कि ये वाला जो एक फिनोमेना है ना, ये चीज़ मुझे एज़ फ़र्द तंग करती है। इसलिए मैंने इस पे मुझे इसमें भी, आप अगर देखेंगे, इसमें एक जगह वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें कहती है कि मैं कोई मदद करूँ, टेल मी, कि हम इतने बदसूरत नहीं है जितने मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बात सारी वो है कि हाँ, आप जब उस व्यू से अपनी सोसाइटी देखते हैं तो आपको लगता है कि यार आप कौन लोग हैं? आप एक 9-10 साल की बच्ची की डेड बॉडी को भी नहीं बख्श सकते, आप उसको भी कोई ना कोई उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें भी ऐसा ही था, एक मर्डर है, एक डेड बॉडी है, उससे हर कोई कुछ ना कुछ फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना किसी रियल बैकग्राउंड है उसका, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ आ रही है, हर कैरेक्टर का कोई ना कोई। तो मेरा प्रोसेस जो है वो ये था कि वो वहाँ से शुरू हुआ, और फिर मुझे लगा कि हाँ, इस रवैये को इसमें लेकर आना चाहिए, इसको इसमें डालना चाहिए। तो वो फिर मुझे एक केस चाहिए था, फिर उस केस के लिए मैंने जगह बनाई, फिर वहाँ से वो इवॉल्व होना शुरू हुआ, और फिर मुझे उसको एक एंड पॉइंट तक लेकर गया। तो मेरा ये प्रोसेस होता है। तो होता ये कि वो एज़ राइटर आप बहुत सारे इनपुट्स ले रहे होते हैं, ठीक है, और फिर उनको अगर आपने एक कैरेक्टर में डालना हो, और आपने फिर उसका कैरेक्टर डिसाइड कर लिया कि ये इस कम्युनिकेशन का कैरेक्टर है इस फिल्म का, तो उससे बाहर चीज़ें नहीं निकलेंगी। मतलब अब इसमें आपके पास स्लैपस्टिक की जगह नहीं है, स्लैपस्टिक नहीं कर सकते, आप इसमें गाने नहीं डाल सकते अनलेस कि वो उस सिचुएशन में, उस रियलिटी में कुछ ऐड कर रहे हो। आप इसमें वो फारिग ज़बरदस्ती का ग्लैमर नहीं डाल सकते, ठीक है।
अभी जो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ वो एक अलग किस्म का ह्यूमर है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की जगह है कि आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्रोसेस ये सिंपल सा है कि जो चीज़ आपको, आप कभी कहानी से शुरू कर लेते हैं, कभी एक प्लॉट से शुरू कर लेते हैं, कभी आप एक सिचुएशन से कोई चीज़ बना लेते हैं, कभी एक छोटी सी बात से कोई बड़ी बात निकल आती है। जैसे मैंने एक अमरीली स्टील्स का ऐड किया था, अब वो एक छोटी सी बात पे था। एक सही बात होती है, एक अच्छी बात होती है। हमारी सोसाइटी सही आदमी बनाते, अच्छे आदमी बनाती है, सही आदमी नहीं बनाती। ठीक है, अब इससे आप पूरी कहानियाँ निकाल सकते हैं। तो सब दफ़ा अलग प्रोसेस होता है। बस इस नुक्ते तक पहुंचना वो तो खैर अपना एक ज़ाती सफ़र है, ये सही और अच्छे का फ़र्क। लेकिन ये सही और अच्छे का फ़र्क जो है वो रियली स्टील को भी वो उस पर कायल करना कि मैं इस तरह से बात करूँगा, ये मुझे बताएं, ये कौन सी गीदड़ संगी है आपका? हाँ, ये गीतर संगी में देखें कॉन्फिडेंस आ जाता है। अमरीली स्टील्स में जो लोग थे वहाँ पे, सुहेब हसन होता है मेरे, वो कैनवुड में पहले मेरे साथ काम कर चुके थे, तो उसको पता है कि यार मैं अगर कहानी सुना रहा हूँ तो उसमें कुछ बात होगी। तो उसने भी कन्विंस किया। अमरीली स्टील की अपनी जो मैनेजमेंट है, लोग हैं वो काफ़ी मोहसिन होते हैं वहाँ, हादी अकबर काफ़ी सेंसिबल। और दूसरा मेरी अपनी कन्विक्शन। तो फिर वो लोग ये देखते हैं कि हाँ, अगर आप ये काम कर चुके हैं और आप कोई बात समझा रहे हैं और उनको ये लगता है कि हाँ ये बेहतर हो सकती है, तो वो मेरे लिए वो बात बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। और फिर जो बेसिक लाइन है ना कि आप ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं स्टील के लिए, ठीक है, और आप ये नहीं दिखा रहे कि वो आपसे बढ़कर है। उन्हें आपके कह रहा है आपकी तरह ह्यूमन स्ट्रेंथ को आप मेजर नहीं कर सकते। तो मुझे लिए वो बात भी अच्छी थी, वो कहानी भी अच्छी थी। तो और ये अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी डिबेट है ये वाली बात आपकी सोसाइटी में। और ये हर जगह आप एज़ पॉलिटिशियन बात कर लें, एज़ राइटर बात कर लें, आपको अच्छी बात कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, सही बात कहने वाले कम मिलेंगे, क्योंकि उसकी एक प्राइस होती है। अभी हम उसी प्राइस की बात कर रहे थे जब हम प्राइस बहुत बड़ी होती है। मतलब आपको मंटो बहुत कम मिलेंगे। मंटो का हमने मंटो को भी खैर ज़्यादती कर दी है। हम ज़्यादा उसकी शराब और वो बोल्ड और अफसानों और उस पर बात करते हैं। मंटो का पॉलिटिकल विजन बहुत ज़बरदस्त था। एक दफ़ा अमेरिकन एम्बेसी ने कुछ मजमून लिखवाए, उनकी कोई सालगिरह वगैरह थी, उन्होंने कहा कुछ लिख दे। मंटो ने कुछ मजमून लिखे थे अंकल सैम के नाम ख़त। वो उन्होंने जब पहली दफ़ा लिखवा दिया, उसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आइंदा भी लिखी। क्योंकि उसमें आपको मंटो का पॉलिटिकल विजन नज़र आता है। वो जो उसने अमेरिका को कहा है कि यार आप इस सोसाइटी के साथ क्या करने जा रहे हैं, वो उस आदमी को 50s में नज़र आ रहा था। ठीक है, आपके सारे इंटेलेक्चुअल का वो विजन नहीं था। कुर्रतुल ऐन हैदर चली गई पाकिस्तान छोड़ के, बहुत सारे फहमिद रियाज वगैरह भी बाद में छोड़ के गए। हबीब जालिब ने एंटी डिक्टेटर बहुत सारी बातें की। आपको आजकल काफ़ी लोग नज़र आएंगे जो इनकलाब की बात और चीज़ है, और रिबेल नज़र आएंगे। ये अच्छा कहा आपने, बात और चीत। हाँ। तो बात सारी है कि आपके कितने इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने डिक्टेटर्स को अपोज किया है, कितने जो पब्लिक के साथ खड़े हुए हैं, कितने जो दूसरी लाइन में खड़े हुए हैं, कितने ऑपरेसर के साथ खड़े हुए हैं, कितने ऑपरेस्ड के साथ खड़े हुए हैं। आप कितने इंटेलेक्चुअल्स आपके पास हैं, मुझे ज़रा बताइए। मैं आपको बहुत सारी लिस्ट दे दूँगा कि जिन इंटेलेक्चुअल्स ने पौधे भी लिए हैं, चीज़ें की हैं, उन्होंने वो लाइन जो उनसे कहलवाई जा रही थी, सरकारी लाइन, उसको टो भी किया है, उस पे नैरेटिव पे काम भी किया है, चीज़ें भी बनाई हैं। आपको बहुत रेयर लोग मिलेंगे अपने, सब दुनिया में आपको पता चलता है। आपको अब आप रशियन लिटरेचर पढ़े, रेवोल्यूशन के पीछे वो जो बाल्शविक था, कौन कौन राइटर्स है, विक्टर ह्यूगो, वॉल्टेयर वगैरह कौन थे। आपको हर जगह ऐसे लोग नज़र आएंगे कि जो अवाम के राइट्स की बात करते हैं, जो प्रोग्रेसिव बात करते हैं। हमारे पास तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स ही दूसरी साइड पे खड़े हुए थे बहुत सारे, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस उससे एसोसिएटेड थी ना। हाँ। तो वो बात सारी ये है कि वो सही बात करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी प्राइस है भाई। अच्छी बातें करना, लोगों को, जो लोगों को अच्छी लगे, सब कहें कि यार आप बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, ये तो करना बहुत आसान है। मतलब आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, आप एक
बहुत ज़बरदस्त आदमी है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। बुशरा अंसारी साहिबा जो है ना, उनके वालिद अहमद बशीर साहब, ये एक पूरे इंटेलेक्चुअल ग्रुप में एक बहुत जेन्युइन आदमी थे, लोग नहीं जानते उन्हें। उन्होंने एक मूवी बनाई थी जो मैं देखना चाहता हूँ, नीला पर्वत। ठीक है, ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो खड़े होकर सही बात कर सकते हैं। जो एक सही भी खैर एक सब्जेक्टिव वर्ड होता है, लेकिन वो बात कि जो सोसाइटी में आपको लगे कि गलत हो रही है, आवाम के साथ गलत हो रही है, लोगों के राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है, वो बात करना ज़रा मुश्किल काम होता है। वक्ती फ़ायदे उठाना बहुत आसान काम होता से सही आपने कहा जो सब्जेक्टिव होता है, आप ये नहीं समझते कि सही तो बड़ा ही कोई प्रिंसिपल चीज़ है? है। सही और गलत सब्जेक्टिव से मेरा मतलब है कुछ चीज़ें जो है वो यूनानिमस होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कल्चरली सही और गलत होती हैं। कुछ चीज़ें आपकी सोशली एज प्रैक्टिस सही और गलत होती हैं। मतलब वो चीज़ें, मतलब आप पाकिस्तान में बाहर खड़े होकर बियर पिए, आपको लोग किसी और नज़र से देखेंगे, आप किसी और मुल्क में पिएंगे, आपको किसी और नज़र से देखेंगे। तो हर जगह सही और गलत फ़र्क होता है, ठीक है। मतलब आपके पास जो है कोहिस्तान में लड़कियां शादी पे डांस करती हैं पूरे अपने बिल्कुल एक क्लोज गैदरिंग में, ठीक है, और उनकी कोई लड़का वीडियो बना लेता है, उन सब का मर्डर हो जाता है, ठीक है। वो वहाँ गलत है, वहाँ मतलब वहाँ वो मर्डर को वो सारे लोग जस्टिफाई समझते हैं, सही समझते हैं, उस डांस को गलत समझते हैं। किसी और सोसाइटी में वो चीज़ वो कत्ल करना गलत है और वो डांस करना सही है। तो बात सारी यह है कि आप किस जगह पे खड़े हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे वो कि आप फ्यूचरिस्टिक कितना सोच रहे हैं, आप कितनी ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, आप कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे हैं, आप आवाम के साथ कितने खड़े हुए हैं, एक आम आदमी के साथ कितने खड़े हुए हैं, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप राइटर हो, चाहे आप वर्कर हो, आप कितना कनेक्टेड हैं सोसाइटी से और एक आम इंसान के हक की कितनी बात कर सकते हैं, ये बात होनी बड़ी ज़रूरी है। और फिर वही लोग आपको नज़र आते हैं जो दुनिया को एक नया नैरेटिव देते हैं, एक नई बात कर। यकीनन। और सर शायद जो एक इंटेलेक्चुअल या एक राइटर जो है उसका तो किसी कल्चरल बाउंड्री के साथ एसोसिएटेड होना, और यहाँ क्योंकि कत्ल बहरहाल गलत है, इस तरह जुल्म गलत है, मिसोजिनी गलत है दुनिया के किसी भी कोने। अब कोई अगर एक ख़ास कल्चर में उसकी एक्सेप्टेंस है किसी लेवल पर, तो वो अभी किसी दौर जाहिलियत से गुजर रहा है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, देखिए फाशिज़म ऐसी चीज़ है कि जो ना, मतलब जर्मनी याद है आपको, मतलब हेल हिटलर करते हुए लाखों लोग खड़े होते थे, वो लाखों लोग पागल नहीं थे, ठीक है, वो लाखों लोग पढ़े लिखे लोग थे, वो लाखों लोग, उनमें इंजीनियर भी थे, डॉक्टर्स भी थे, फिलोसोफर भी थे, राइटर्स भी थे। वो सारे लोग जो एक इज्तिमाई पागलपन का शिकार हुए थे, उस बीमारी को कहते हैं फाशिज़म, ठीक है। और उसमें आप सही और गलत कैसे समझाएंगे? मतलब जब आप वहाँ पर लोगों को सेग्रीगेट करते हैं, छोटे छोटे कैंप्स में डालते हैं, उनके गले में पट्टे डालते हैं, कैंप्स में आप को एक मास मर्डर शुरू कर दें, उस वक्त सेलिब्रेट किया जाता था, अभी भी तल अवीव से। और उस वक्त ये भी दुनिया का एक साइकिल है ना, मतलब उस वक्त आपने ज्यूस के गले में उनकी निशान डालते थे कि आपको दूर से आइडेंटिफाई हो के ये है। अभी आप जाके देखें, एक डॉक्यूमेंट्री आपको रिकमेंड करूँगा, वहाँ से अभी ग़ज़ा में जब मिसाइल फायर हो रहे होते हैं तो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, वो सारे लोग जाहिल नहीं है, वो गवार नहीं है, अनपढ़ नहीं है, ठीक है। शऊर, अपने आप को वो लोग भी बाशऊर कहते होंगे ना, ठीक है। वो सारे लोग उन बच्चों की तस्वीरें उछाल के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जिनको उन्होंने। तो एक पूरी सोसाइटी भी अक्सर पागलपन का शिकार
हो जाती है। शिकार किया नहीं जाता सर, इसको डिज़ाइन नहीं किया जाता इस तो तरह। डिज़ाइन भी किया जा सकता है, डिज़ाइन भी किया जाता है, और एक वो नैरेटिव बिल्डिंग होती है, और वो आते आते इस मकाम पे आ जाती है कि वहाँ से कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वहाँ एक मतलब जैसे आपने जर्मनी में देखा, पूरा सोसाइटी तबाह हुई है, उसके बाद उन्होंने डिस्टेंस किया है उस चीज़ से अपने आप को। मतलब आप आज जाके वहाँ नाज़ीज़ का नाम लें, ठीक है, आपको जाके ज़रा पोस्ट नाज़ीज़ स्टोरी पढ़िएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बाकी नाज़ीज़ रह गए थे उनके साथ क्या होता था, उनकी सर्वेलेंस कैसे होती थी, ठीक है, उन पे कैसे नज़र रखी जाती थी, उनके जो उनकी जो फैमिलीज़ थी वो किस तरह से वो रेबेल हुई हैं। तो ये एक 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 अलग प्रोसेस है। तो बात जहाँ से शुरू हुई थी ना, सही और गलत, कभी मतलब अब आपको इंडिया में इंटेलेक्चुअल्स मिलेंगे जो फाशिज्म के अगेंस्ट खड़े हुए, उनको पूरी सोसाइटी गालियाँ देती है, बुरा भला कहती है, ठीक है, लेकिन उनको पता है कि वो जो बात कर रहा है वो सही है। वो सही है, उस पूरी सोसाइटी के लिए वो बात गलत है, ठीक है। आपके पास बहुत लोग ऐसे गुजरे हैं, आसमा जहांगीर को बहुत लोग कहते रहे कि इन्होंने ये, मतलब एक ज़माने में आप उनको पता नहीं क्या क्या लेबल लगा देते थे, ठीक है, मतलब बिना ये जाने कि वो कहना क्या चाहती हैं। आपने उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। तो लेकिन वो जो बात कहती हैं वो आज के टाइम पे आपको रेलेवेंट लगती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो ताज़ा ताज़ा मुसलमान हुए हैं उनको वो बातें लेट समझ आती हैं। तो बात सारी ये होती है कि जो वो बात कह रहा होता है वो अक्सर आपको सच जो है ना वो बहुत देर में समझ आता है, क्योंकि एक आम आदमी बहुत जल्दी एक प्रोपेगेंडे का नैरेटिव का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको वो समझना बड़ा ज़रूरी है कि बात क्या की जा रही है, ठीक है। वो बात और क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं बस वही यकीन है, वही सच है, बाकी सब झूठ है, हम वो खोजना ही नहीं चाहते। तो ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से वो इज्तिमाई पागलपन शुरू होता है। हम जानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी बात पे सब यकीन कर लें। और जब वो रीजंस और वो लॉजिक्स और वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो बात कहीं से शुरू हुई थी कहीं पहुंच गई। तो सही और गलत जो है ना वो सब्जेक्टिव इस तरह से है। अब एक हकीकत ज़दा माशरा है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हम जो है वो न्यूज़ और करंट अफेयर और क्या हो रहा है और ये हमारी इंटरटेनमेंट भी जो है वो इस तरफ चली गई है। 90s में जब कराची में किलिंग होती थी बहुत ज़्यादा, तो कुछ सस्ते अखबार छपा करते थे जिसके अंदर आज का काउंट होता था कि इतनी लाशें। मैंने बाज़ारों में और गलियों में, हालांकि बहुत छोटा था, लोगों को सुनते देखा इस कदर बेहिस हो चुके थे उस दौर में। लेकिन वो सारे नहीं हुए, जाहिर सी बात है, कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग। हाँ, तो हम जब इस कदर मेहनत हो चुकी और एक आप मॉब बना दिया अपने मुआशरे को पिछले कई साल में, तो ऐसे आदमी को हम बात कर रहे थे कि सच्ची कहानी सुनाना एक ऐसे मुआशरे में देखिए ऐसे माशरे में ही तो सुनाई जाती है, ज़रूरी है। तो देखिए जितनी ज़्यादा जहाँ पर ये चीज़ें हो रही होंगी वहीं ये कहानी सुनानी ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पे ऐसी कहानियाँ तवातुर के साथ सुनानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और बार बार सुनानी ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ दी काउंटर नैरेटिव। देखिए जहर का तिर्याग भी होता है ना। बात सारी यह है कि जिस जगह, और वो कहानियाँ जन्म भी वहीं से लेती है ना। देखें होप हर जगह होती है, अभी भी आपके पास अगर कोई चीज़ें होती हैं तो लोगों का रिएक्शन भी होता है, ठीक है, लोग उसको बुरा भी समझते हैं, लोग वो कहना चाहते हैं उनको कहने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सेंसेशन नहीं होती, चीज़ें नहीं होती इन बातों में, लेकिन उनको ऐसे अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं, वहाँ पे आपको ये बातें करना, ये बातें बताना ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि होपलेस सिचुएशन है, लोग सीखना चाहते हैं, लोग सुनना भी चाहते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मतलब मूवी मेरी जितने लोगों ने देखी थी उन सब ने अप्रिशिएट किया, ठीक है,
उन्होंने कहानी को और उन्होंने ये किया कि यार ये बातें करनी चाहिए, और मैंने उसमें कोई ऐसा नहीं रखा कि बहुत कोई प्रीची बात नहीं हो रही थी। इट्स लाइफ रेगुलर, आप एंटरटेन भी हो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप एंगेज भी हो रहे हैं, और लोग उठते नहीं थे। ठीक है, मतलब सबका एक फीडबैक ये था कि ग्रिपिंग है, आप देखते हैं उसको एंड तक, आपको एक मॉडर्न इंटेलिजेंट स्टोरी मिलती है। अभी मैंने उसका जो रिवाइज वर्जन किया है दैट इज़ मोर इंटेलिजेंट, वो और आपको एंगेज करता है। तो ये देखना जो है ना, वो ऐसी जगह पे ये बनाना और ये देखना, स्पेशली जो अभी यूथ है ना, और जो आपकी वोक यूथ है, वो बहुत बड़ी होप है, जिसको आप जेनजी भी कहते हैं। जेनजी का ये वाला जो पार्ट है, अब ये स्टोरी टेलर्स का काम है कि आप उसको क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये वो वाला पार्ट है कि जो एनिमल लवर नहीं होगा, जो दूसरा वाला पार्ट है, आप उसको क्या बेच रहे हैं, आप इसको क्या बेच रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या वैल्यूज़ प्रोमोट कर रहे हैं, किस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ऐसी जगह पे, मतलब मैं अभी लड़कों से मिलता हूँ, यूथ से मिलता हूँ, स्टूडेंट से, इनसे बात करता हूँ, तो आपको बड़ी होप नज़र आती है। जो लास्ट जनरेशन जिस कॉम्प्लेक्स में थी और जिन चीज़ों से डिस्टेंस करती थी, और जिनके चक्कर में हमने बच्चों को भी जिनसे डिस्टेंस करवा दिया कि अपनी ज़बान नहीं बोले, अपनी चीज़ें नहीं करें, अच्छे ग्रामर स्कूल में पढ़े, अंग्रेज़ लगे ज़्यादा, वो हमारे कॉम्प्लेक्सेस थे ना। ये लोग वापस आ रहे हैं रोड्स को, ये अपनी जड़ें ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा है। ये लोग गज़लें सुनते हैं, अली सेठी का म्यूज़िक सुनते हैं। ठीक है, उरूज आफ्ताब सुनते हैं। ये अच्छी कोई चीज़ देखते हैं तो ये उसे ज़रा सा मतलब जानना चाहते हैं उसके, कि यार इस बात का क्या मतलब है। उसमें उनको गहराई नज़र आती है, उसमें उनको एक अपनी शनाख्त नज़र आती है। तो इनसे बड़ी होप है, ये लोग ऐसा चीज़ें करना चाहते हैं, ये लोग ऐसी चीज़ें सुनना देखना चाहते हैं। तो ये जो है ना आपका फ्रंट लाइन सोल्जर्स है, इसीलिए मैं यूथ के साथ ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ कि भाई आप आए। और स्पेशली मैं इनके लिए अभी ये री रिलीज़ प्लान कर रहा हूँ कि ये आके, मैं तो उनसे कहता हूँ आप इसलिए देखें आके, ताकि कल आप जब ऐसा काम करें तो कोई आपको आके ये ना कहे कि यार ये काम ना करें, ये नहीं चलता, ये लोग नहीं देखते। ठीक है, आपको एक इनकरेजमेंट होनी चाहिए, आपकी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि यार ये ऐसे काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट काम भी आप कर सकते हैं, आप ऐसी चीज़ें भी बना सकते हैं, आप ऐसा ह्यूमर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बात सारी है कि होप रहती है हमेशा, मतलब होप तो एक आदमी से भी शुरू हो जाती है। लेकिन मसला यही है ना कि यहाँ एक आदमी से होप होती नहीं, लेकिन वो System ट्रांस से hope नहीं होती। वो होना शुरू होती है, वो आहिस्ता 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 जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि हमने बहुत सारे मोटिव्स की वजह से, पावर मोटिव्स की वजह से, इस सोसाइटी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके और बहुत सारा फॉल्स नैरेटिव बिल्ड कर करके ना, इसको इस जगह तक पहुंचा दिया है कि जहां हर चीज़ की ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो गई है। तो वो पॉइंट जो है ना, बहुत सारे पॉकेट्स में आपने बहुत एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड्स जो है ना, बहुत ही ऐसे रवैये कि जिनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, वो पैदा कर दिए हैं, जो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन इस पे भी काम तो करना पड़ेगा ना, यकीनन। कोई ना कोई लोग काम करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो बात सारी ये है कि और अगर बातें आप ज़रा, आपका क्राफ्ट अच्छा है, कि ज़रा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो जगह आपके लिए है पूरी। सिर्फ बहुत आपसे बात करके, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है और मेरा अपना बड़ा हौसला बढ़ा है। हाँ। ऐसा अभी कोई है जो ये चीज़ें लोग बहुत है करना चाहते हैं। बात सारी ये है कि हर चीज़ को आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैंने एडवर्टाइजिंग में शुरू किया था, और उस वक्त लोगों का ख्याल था, क्योंकि हमने ज़रा टेक्निकली नए नए हाई हुए थे, कैमराज नए आए थे, हम 35 mm पे चीज़ें शूट करते थे, तो हम बहुत ज़्यादा विजुअल बेस्ड थे, बहुत ज़्यादा फॉर्म बेस्ड काम करते थे। मैंने जब शुरू किया तो मैंने कंटेंट बेस्ड काम करना शुरू किया। मतलब इट टुक मी लाइक 10 years। तो वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि हाँ यार, ये काम भी हो सकता है। आप एक बहुत इंटेलिजेंट ऐड भी बना सकते हैं। सारे ऐड अमीर होना ज़रूरी नहीं होते, सब चीज़ें बहुत ग्लॉसी होना ज़रूरी नहीं होती। ग्लॉस की अपनी जगह होती है, आप अगर उस जॉनरा में काम कर रहे हैं वो बनाए, मैंने वो भी बनाए।
ठीक है, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उस चीज़ को, उस कंसिस्टेंसी को रखना एक काम है कि आप वो काम कंसिस्टेंटली एक तवातुर के साथ आप करते रहें, और जब आप बार बार करते हैं और वो सक्सेस स्टोरीज़ बनती हैं तो वो ट्रस्ट गेन होता है, फिर वो चीज़ मेन स्ट्रीम होना शुरू होती है। तो ऐसे ही अभी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, कुछ फ़र्क करने की, और जब तक वो आप रिपीटेडली करते रहेंगे, आप बार बार करेंगे, और वो चीज़ होता ये है कि लोगों को भी वो चीज़ नज़र आएगी ना, तो उनका ज़ौक़, उनका टेस्ट बेहतर होगा, वो फिर कहेंगे कि हाँ ये तो और अच्छा है, तो हमें ये वाली चीज़ चाहिए। तो फिर आपको सबको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो बात सारी ये है कि उन स्टैंडर्ड्स को रिकग्नाइज़ करें, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करें, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा मीडियोकर सोसाइटी का प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर नज़र आती है ना, तो वो उसको बहुत सारे लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके नतीजे में सबको स्टैंडर्ड्स हाई करने पड़ते हैं, सबको मेहनत करना पड़ती है। तो बात सारी ये है कि वो स्टैंडर्ड्स जब हाई होते हैं कि जब वो चीज़ बेंचमार्क बनती है, लोग उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करते हैं, चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं। अब आपके पास, आपने देखा, ड्रामा भी प्रोग्रेस कर रहा है, को बेहतर चीज़ें आनी शुरू होती हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ यार अब इस जगह को टच करना है, ठीक है। तो बात सारी ये है कि वो लोग जब तक काम करते रहेंगे, चीज़ें करते रहेंगे, तो वो अब रियलिज़म आपको ज़्यादा नज़र आना शुरू होगा और नज़र आना शुरू होगा। फैंटेसी अपनी जगह रहेगी, वो चीज़ें अपनी जगह रहेगी, विजुअल ग्लॉस वगैरह वो सब, वो स्टैंडर्ड्स होने, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हाई होने ज़रूरी हैं, ठीक है, लेकिन वो जब तक काम रेगुलरली होगा तो वो आपको ज़्यादा नज़र आना शुरू होगा। सर, आपसे बात करके मैं ये दोहराता हूँ कि मेरा खुद का हौसला जो है वो बड़ा है। मुझे आपका हौसला बढ़ा के बहुत खुश हूँ। और जो है ख़ासकर जो यूथ है, हाँ, तो खैर हमारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, जितना भी थोड़ा बहुत यूथ बचा। यूथ इज़ नॉट अबाउट एज, ये नंबर का नहीं है, आपको बहुत जवान बूढ़े भी मिल जाएंगे और बहुत बूढ़े जवान भी मिल जाएंगे। एक चीज़ मेरे बच्चे ने मुझे सिखाई थी, 5 साल का था उस वक्त, मैं उसके लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहा था, बहुत स्केल करके पिरामिड उसके लिए बना रहा था। तो मेरे पास आता है और कहता है, बाबा व्हाई डू यू वांट टू मेक थिंग्स परफेक्ट। मैंने कहा, भाई शादी, डोंट यू लाइक थिंग्स परफेक्ट? तो कह रहा, नहीं बाबा, मुझे तो ब्यूटीफुल चीज़ें पसंद। सो मैंने कहा, शादी, तो तुम्हें पता है परफेक्शन और ब्यूटी में क्या फ़र्क? तो उसने मुझे बताया कि परफेक्शन और ब्यूटी में फ़र्क है, ब्यूटीफुल होने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। So ये understand. Perfection is sometimes your fear of being judged. And that was that time. तो सर, बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत 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 वक्त लिया हमने आपका, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। और हम एक आपसे वादा लेंगे कि अब दोबारा जब आपका आना होगा, हाँ, तो आप हमारी यूनिवर्सिटी विज़िट करेंगे, बिल्कुल, और हम जो है आपके साथ इसी तरह एक और नशिश करेंगे। बिल्कुल नशिश करें। बल्कि मैं चाहूँगा प्री लॉन्च से पहले मैं आप लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्ट भी रखूँ, ज़रूर, उसमें उनको मैं कुछ चीज़ें दिखाऊँ और हम गपशप करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका भी। बहुत शुक्रिया सर।